हेलो एवरीवन, और आप सभी का स्वागत है हमारे ई मैथ्स क्लास में। और हम अभी कल हमने टॉपिक किया था घातांक, जो कि हमारा थोड़ा सा टॉपिक हुआ था, तो आज हम उसको आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था कि घातांक के रूप में कैसे लिखते हैं, घात क्या होती है, तो जिसमें मैंने बताया था कि किसी बड़े नंबर को जब हम गुणा की फॉर्म में लिखते हैं और एक समान नंबर्स को कौन नंबर कितनी बार आया उसको उसके सर पे लगाते हैं। आप कहेंगे कैसे सर पे लगाते हैं? जैसे कि 2 अगर मेरा यहाँ पर 3 बार लिखा हुआ है तो 2 के सर पे मैं 3 लगा दूंगी, क्योंकि 2 है 3 बार, तो इसी को घात कहते हैं। और ये जो 2 था ये आधार है और जो 3 है वो इसकी घात है। तो ये तो पहली बात हो गई कि घात क्या बताया था। उसके बाद घातांकीय रूप क्या होता है। तो घातांकीय रूप में लिखने के लिए मैंने कहा था गुणनखंड कीजिए। जो भी आपको नंबर्स आपको गुणनखंड करने के बाद में आते हैं आप उन्हें गुणा की फॉर्म में लिखते हैं। और गुणनखंड को, क्योंकि आप लोग गुणनखंड को ऐसे ही लिखते हैं, तो जो नंबर जितनी बार रिपीट हुआ, देखिए ये ध्यान रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार सेम नंबर ही आए, अलग नंबर भी आ सकता है। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ 48। ठीक है, यहाँ देखिए 48। तो 48 को पहले हम 2 के टेबल से करेंगे। देखिए मैंने 2 के टेबल से किया इसको, और यहाँ पर मेरा 3 आ गया। तो ज़रूरी नहीं है ना कि सारे 2 आए, एक 3 भी तो आ गया। तो इसे घात रूप में कैसे लिखेंगे? 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4, 4 बार 2 आया, तो इसलिए 2 की घात 4। और लेकिन 3 भी साथ में है, इसलिए 3 और 3 एक ही बार है, तो 3 की घात 1। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि 3 की घात जिसकी भी घात 1 होती है उसे हम दिखाते नहीं हैं, उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। 3 की घात 1 का अर्थ 3 ही है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा ये मुझे आपको रिवीजन में कराना था। अब ऐसे ही एग्जाम्पल है 81 को घातांक के रूप में लिखिए। तो 81 को घातांक के रूप में कैसे लिखा है हम लोगों ने? 81 गुणनखंड किए, 3 हमारा 4 बार आया, तो आंसर हो गया 3 की घात 4। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये था घातांकीय रूप, घातांक के रूप में गुणनखंड करते हैं, लेकिन अगर हमें मान ज्ञात करना है तो 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 है, तो 2 को आप गुणा करिए 3 बार और 3 को गुणा करिए 2 बार। तो यहाँ पर 2 दूनी मैं क्या करती हूँ ना, गुणा करने के बाद उनको ऊपर ही लिख देती हूँ ताकि बच्चे भूल ना जाएं। कई बार क्या करते हैं 2 दूनी 4 और फिर 4 दूनी ना करके, मैंने देखा है कई बच्चे गलती कर देते हैं, 6 कर देते हैं इसको। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, तो इसका मान है 72। अब एक तरह के क्वेश्चन आएंगे 2 की घात 3, 3 की घात 2 में कौन बड़ा है? तो 2 की घात 3 है, उसे खोल के हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8 आया, 3 की घात 2 में हमारा 9 आया, तो हमारा 8 और 9 में से कौन बड़ा है? 9 बड़ा है, इसलिए 3 की घात 2 बड़ा है 2 की घात 3 से। जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुँह खोल के रखते हैं ना आप बच्चों। तो ठीक है, ये हमारा अभी सिर्फ रिवीजन था। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पे। तो इसमें हम लोग करेंगे घातांक के नियम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो इसमें कुछ नियम आपको याद रखने हैं, मैं अभी बैकग्राउंड में आपको कराऊंगी कि यदि, अब ये देखिए ये आधार है, ये घात है, ये आधार है, ये घात है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आधार यहाँ भी a लिया है, आधार मैंने यहाँ भी a लिया है, लेकिन घात में a की घात है m और a की घात है n। आपको ये लर्न इसी अकॉर्डिंग करने हैं। a की घात m गुणा a की घात n। तो जब भी गुणा में दो संख्याओं के आधार बराबर हों, आधार एक जैसे हों, तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। घातें गुणा नहीं होंगी, घातों को गुणा मत कीजिएगा, घातें क्या होंगी? जुड़ेंगी। और आधार 2 बार नहीं आएगा, आधार केवल एक ही बार आएगा। तो पहला नियम हो गया। हम कैसे याद करेंगे इसको? a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m प्लस n, ऐसे याद रखना है आपको। दूसरा है a की घात m। अब यहाँ देखिए गुणा की जगह अगर भाग हो और आधार वही बराबर है, कंडीशन होनी चाहिए, आधार बराबर ही होना चाहिए, तब घातें घट जाती हैं। अब देखिए ये स्टेप मैंने बीच में एक लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है
कि भाग को आप बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं। जो भाग के बाद में संख्या आती है वो कहाँ होती है, हर में, और जो संख्या पहले होती है वो अंश में जाती है। तो जब आधार बराबर है तो इनकी घातें घट जाएंगी, नीचे कुछ नहीं बचेगा, आधार को आप एक ही बार लिखेंगे। अगली प्रॉपर्टी है एक ही नंबर की दो अगर घातें हो तो, एक घात अंदर एक घात बाहर, तो बेटे इनकी घातें तब गुणा हो जाएंगी। देखो ये प्रॉपर्टी दोनों अलग अलग हैं, इसमें दो बार अलग अलग है, इसकी घात अलग है, इसकी घात अलग है, लेकिन यहाँ एक ही नंबर की दो घात हैं तो वो दोनों घातें मल्टीप्लाई हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी। अगला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है कि यदि किसी नंबर की पावर 0 हो जाए, घात को पावर भी बोल सकते हैं, किसी नंबर की घात 0 हो जाए तो उसका मान कितना आता है, 1। अब देखिए ये पांचवी प्रॉपर्टी को आप फर्स्ट से रिलेट करके देखिए, यहाँ पर आधार बराबर नहीं है, यहाँ a है, a की घात m है, लेकिन यहाँ b है, दूसरा आधार b है, a नहीं है, तो b की घात m। अब यहाँ पर है क्या कि दोनों की घातें समान है, इसकी घात भी m है, इसकी घात भी m है, तब क्या होगा, घात एक बार बाहर हो जाएगी, ये दोनों नंबर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऐसे ही डिवाइड में होगा, अगर डिवाइड में है तो ये एक साथ डिवाइड होकर पूरे की घात 1 हो जाएगी m। तो ये 6 जो लॉज हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, जो नियम है घातांक के, ये आपको बहुत अच्छी तरह याद कर लेने हैं। इससे रिलेटेड एक्टिविटी मैं आपको कराऊंगी, अभी उससे पहले इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग अभी कर लेते हैं। तो देखिए मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देती हूँ आपको, हमारा क्वेश्चन होगा सरल कीजिए, सरल कीजिए। तो मान लीजिए क्वेश्चन है हमारा 3 की घात 5 गुणा 3 की घात 2 गुणा 3 की घात -3। चलिए पहले 2 का ही एग्जाम्पल लेते हैं। तो 3 की घात 5 गुणा 3 की घात 2, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आधार क्या है, 3, दोनों के आधार बराबर है। यहाँ देखिए आधार क्या है, आधार समान है, दोनों के आधार समान है, तो इनकी घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। हमारा लॉ जो था पहला, तो यहाँ आधार एक ही रहेगा, इनकी घातें जुड़ जाएंगी, ठीक है। अच्छा आधार को थोड़ा बड़ा बनाइए, घातों को थोड़ा छोटा बनाइए कंपैरेटिवली। तो 3 की घात ये क्या बन गया, 5 और 2 क्या बन गया, ये 7, 3 की घात 7। सरल करना था, हमने घात में उत्तर दे दिया। अगर थोड़ी छोटा नंबर हो और चलिए तो अभी हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का एक सवाल ले लिया है, 3 की घात 5 गुणा 3 की घात 2। हम देख सकते हैं दोनों के आधार समान है, इसका आधार भी 3 है, इसका आधार भी 3 है, तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी। 3 की घात 5 + 2 मतलब 3 की घात हो गया हमारा 7। तो ज़्यादा बड़ी पावर अगर होती है तो हम खोलते नहीं हैं, इसको हम खोल के बस इसका आंसर निकाल भी सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर है। बाकी अगर बोला हुआ है कि पूरा मान ज्ञात कीजिए तब आपको खोलकर इसका आंसर निकालना होगा। तो अब अगला प्रश्न लेते हैं। जरूरी नहीं है कि 2 ही नंबर दे, ये तो 3, 4, 5 कितने भी आपको दे सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको 3 नंबर्स का एक सवाल दे रखा है, 2 की घात 4 गुणा 2 की घात -2 गुणा 2 की घात 3। तो यहाँ तीनों के आधार 2 हैं, तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है। 4 + -2 + 3, तो 2 की घात 4 + -2, तो ये हो गया 4 - 2 + 3। अब ये हो गया 2 की घात 2 + 3, ये हो गया 2 की घात 5। क्योंकि थोड़ा छोटा लग रहा है तो मैं इसे खोल के दिखा देती हूँ, है ना। तो ये मेरा आंसर कितना आया बेटे, 32। तो मेरा आंसर आ गया 32। इसी प्रकार आप इसमें आपको 6th क्लास में हमने कराया था बॉड मास, तो आपको बॉड मास का नियम याद है ना। तो बॉड मास में क्या करते हैं, B फॉर ब्रैकेट। तो चलिए बॉड मास के कुछ सवाल थे हमारे, आपने बॉड मास के बारे में पढ़ा होगा क्लास 6th में। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। मतलब पहले अगर मेन इनकी बात की जाए, हमारे जो मेन ऑपरेशंस हैं, तो पहले भाग किया जाता है, फिर गुणा की जाती है, फिर प्लस और फिर माइनस, क्योंकि इसमें ज़्यादा इस्तेमाल इसी का होगा। तो जैसे ये सवाल है हमारे पास, 3 की घात 5 गुणा 3 की घात 4 भाग 3 की घात 9। तो पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें क्या करना है, भाग। तो 3 की घात 5 गुणा 3 की घात 4 - 9, 4 में से 9 गया -5, और
ये बाकी अपनी जगह पे चलता रहेगा। 3 की घात 5 माइनस 5 जो कि हो गया 0, ये जुड़ेगा ना, 3 की घात 5 प्लस माइनस 5, तो प्लस माइनस 5 क्या होता है 0, 3 की जिसकी घात 0 हो वो क्या होता है हमारा 1, तो हमारा आंसर आ गया है क्या 1। इसी प्रकार से हमारे पास बहुत सारे सवाल इसमें आ सकते हैं सरल करने के लिए, जिसमें कि डिवाइड वाले भी आ सकते हैं। मान लीजिए 2 की घात 3 की घात 4 भाग 2 की घात 3 है, तो ये भाग है इसमें, और 2/3 है, 2/3 है, तो 2/3 आधार क्योंकि हमारा समान है, घातें क्या हो जाएंगी यहाँ पर घट जाएंगी, 4 माइनस 3, तो ये हो गया हमारा 2/3 की घात क्या हो गई 1। और मैंने पहले भी बताया है 1 की घात को हम लिखें चाहे ना लिखें बात एक ही होती है। तो यहाँ पर हमारे कुछ घातांक के हमने सवाल देखे, बेसिकली प्लस और मल्टीप्लाई और डिवाइड के देखे हम लोगों ने। तो इसी बेस पे आगे जो हमारा अगला टॉपिक आएगा वो आएगा, ये लास्ट में आज से ख़त्म ही कर रही हूँ, वो है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म या इसको वैज्ञानिक संकेतन भी कहते हैं, वैज्ञानिक संकेतन, साइंटिफिक नोटेशन, कई सारे नाम हैं इसके। तो ये कैसे लिखते हैं वैज्ञानिक संकेतन, ये भी घात से ही हमारा आया है। जैसे कि बहुत बड़ा हमारा मान लीजिए कोई नंबर है 4 5 6 7 0 0 0 0 0 0, अब इसे कैसे पढ़ें, बहुत बड़ा हो जाएगा ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब खरब 10 अरब खरब, और मान लीजिए इससे भी आगे हो जाए फिर क्या करें। तो जब बहुत बड़े बड़े इस तरह के नंबर आते हैं तो वैज्ञानिक संकेतन एक तो बनाए इसलिए गए हैं ताकि साइंटिस्ट को एक स्टैंडर्ड फॉर्म देखने में, कंपेयर करने में आसानी हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए इस प्रकार का बहुत बड़ा नंबर है हमारे पास, तो पहला अंक छोड़कर, मतलब जो सबसे यहाँ इधर की साइड हो आपके लेफ्ट साइड में, उसको छोड़कर ये सब अंक कितने हैं उन्हें गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हैं 11। तो मैं क्या करूँगी, 2 के बाद में दशमलव लगा के बाकी सभी नंबर्स को एज इट इज लिख दूंगी, और गुणा में ये नंबर कितने थे 11, 10 की घात में 11, यहाँ 10 ही रहेगा हर बार। तो ये हमारा हो गया वैज्ञानिक संकेतन। इसी प्रकार से अब आप कहेंगे दशमलव वाले आ जाए मैम, फिर क्या करेंगे हम लोग। जैसे कि मेरे पास एक सवाल है 0.00235, इसका क्या करें फिर, तो हम क्या करेंगे, जो अब दशमलव जो है, दशमलव को यहाँ आना पड़ेगा, आएगा 1 के ही बाद, तो मतलब कितने स्थान कूदना पड़ेगा इसे, अब ये जा रहा है राइट साइड, 1 2 3 स्थान कूदना पड़ रहा है, तो 3 स्थान कूदा दीजिए, जो पहले के 0 हैं उसे हम हटा देते हैं, तो ये 3 स्थान आया है, तो ये क्योंकि गया है राइट साइड में इसलिए यहाँ पर लग जाएगा -3। कितने स्थान गया था, 1 2 3 स्थान गया था ना, तो -3। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म वाली और एक एक्सरसाइज थी। इसी के साथ हमारा चैप्टर आज खत्म होता है, इसके सॉल्यूशंस मैं आपको दे दूंगी। थैंक यू सो मच।